हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आज हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का मॉक टेस्ट नंबर 1 है, जिसमें हम पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप इन वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपके जो यूपीएससी में बैक ईयर में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस भी आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अगर आपको कुछ ऐसा पॉइंट मिलता है जो आपको नहीं पता है तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं, यानी इनमें से कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं। नंबर 1 है प्रकाश संश्लेषण। तो ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं जोड़ती है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसके द्वारा पौधे जो अपने भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसलिए पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा नहीं जुड़ती है। तो ये तो जिस ऑप्शन में ए है वो तो आंसर नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए भी कट गया और ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। ये तो आंसर नहीं हो सकता है। नंबर 2 है श्वसन। श्वसन के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, तो इसके माध्यम से पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, तो 2 तो बिल्कुल होगा। जैव पदार्थों का अपक्षय। जैव पदार्थों के अपक्षय से भी पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, तो 3 भी होगा। और ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के कार्बन चक्र में जुड़ती है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा 2, 3 और 4 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में जो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है वो जुड़ती है श्वसन के माध्यम से, ज्वालामुखी क्रियाओं के माध्यम से, जैव पदार्थों के अपक्षय के माध्यम से, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है, यानी इनमें से किसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। ऑप्शन है ए केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन बी केंद्रीय भूजल बोर्ड, ऑप्शन सी केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और ऑप्शन डी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण। इनमें से किसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। देश में भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि ऑप्शन ए नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं, ऑप्शन बी अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं, ऑप्शन सी प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं और ऑप्शन डी प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है, यानी इनमें से कौन सा ग्रीन वॉशिंग शब्द को सबसे सटीक रूप से अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन है ए मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूल यानी इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं, ऑप्शन बी किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिक या पर्यावरणीय लागतों को शामिल नहीं करना,
ऑप्शन सी, आधारिक संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिक दुष्परिणामों की उपेक्षा करना। और ऑप्शन डी, किसी सरकारी परियोजना या कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य उपबंध करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ग्रीन वॉशिंग शब्द का मतलब होता है, ग्रीन वॉशिंग एक भ्रामक अवधारणा है जिसके माध्यम से उपभोक्ता को ये दिलासा दिया जाता है कि उपभोक्ता जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, उपभोक्ता जिस उत्पाद का सेवन कर रहा है, वो उत्पाद इको फ्रेंडली है, यानी वो उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है, उस उत्पाद से पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है मिथ्या रूप से यानी झूठे तरीके से, भ्रामक रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूल यानी इको फ्रेंडली हैं और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है, धारणीय विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल यानी थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 2012 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में जो Rio+20 सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें पहली बार धारणीय विकास लक्ष्य प्रस्तावित किए गए थे। इसलिए पहला कथन हमारा गलत है, क्योंकि धारणीय विकास लक्ष्यों का प्रतिपादन किया गया था 2012 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में जो Rio+20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था उसमें। इसलिए कथन नंबर 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, धारणीय विकास लक्ष्य हैं, कितने हैं? 17 हमारे धारणीय विकास लक्ष्य यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17, जिन्हें हमें वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है। इसलिए हमारा कथन 2 सही है, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और सतत विकास लक्ष्य यानी सतत विकास, अगर हम सिंपल शब्दों में कहें कि सतत विकास का मतलब क्या होता है, तो सतत विकास या धारणीय विकास की वो अवधारणा है जिसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, बल्कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए। तो वो है सतत विकास, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 यानी NGT एक्ट 2010, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से किस प्रावधान के अनुरूप NGT एक्ट 2010 के तहत NGT का गठन किया गया था। कथन नंबर 1 है, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। NGT का गठन किया गया था NGT एक्ट 2010 के तहत स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो जीवन का अधिकार है उसका अंग माना जाता है। यानी स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत जो जीवन का अधिकार है उसका एक पार्ट है, और इसी के अनुरूप राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के इसी प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था 2010 में। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, अनुच्छेद 275 क्लोज 1 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। तो ये कथन हमारा गलत है। इसका अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधान करना, इस प्रकार से इसका संबंध राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम यानी NGT से इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है, अनुच्छेद 243 क्लोज A के अंतर्गत उल्लिखित
ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप, तो ये कथन भी हमारा गलत है। इसका संबंध भी एनजीटी से नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर है केवल कथन एक सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं। ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी से रिलेटेड हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 है, यह जैव विविधता पर अभिसमय और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। ऑप्शन बी है, यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। ऑप्शन सी, यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है। और ऑप्शन डी है दोनों, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, इसकी स्थापना की गई थी 1991 में। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जैव विविधता पर अभिसमय यानी CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय यानी UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी यानी PAGE पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, जो अपेक्षाकृत हरित और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, आविर्भूत हुई थी। यानी हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी, इसका गठन कब किया गया था। ऑप्शन है ए, जोहान्सबर्ग में 2002 के संधारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। ऑप्शन सी, पेरिस में 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में। और ऑप्शन डी, नई दिल्ली में 2016 के विश्व संधारणीय विकास शिखर सम्मेलन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी यानी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, इसका गठन किया गया था रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ये क्या है, हरित अर्थव्यवस्था में यानी जो ग्रीन इकोनॉमी में रुचि रखने वाले देश थे, उन देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों से कार्यवाही का आह्वान किया गया था। तो हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी, इसका गठन किया गया था 2012 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में, जो Rio+20 सम्मेलन आयोजित किया गया था। संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, उसमें इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लग सकते हैं, लेकिन यूपीएससी में एनवायरनमेंट से इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पेशेंस बनाए रखिएगा और अच्छे से पूरे वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन है एजेंडा 21 के बारे में। एजेंडा 21 से संबंधित यहाँ 2 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 21वीं सदी में धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये कथन हमारा गलत है,
क्योंकि एजेंडा 21 इसकी उत्पत्ति हुई थी वर्ष 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे कहा जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, उसमें एजेंडा 21 की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर है केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भिन्न है, यानी एनजीटी किस प्रकार सीपीसीबी से भिन्न है। नंबर 1 है एनजीटी का गठन एक अधिनियम के द्वारा किया गया है, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। तो ये कथन हमारा गलत है। एनजीटी का गठन एनजीटी एक्ट 2010 यानी एक अधिनियम के द्वारा किया गया है, इतना बिल्कुल सही है। लेकिन सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से नहीं किया गया है, क्योंकि सीपीसीबी का गठन किया गया था सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत। इसलिए सीपीसीबी का गठन भी एक अधिनियम के तहत ही किया गया है, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन भी जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था सितंबर 1974 में। यह आपको ध्यान भी रखना है, इसलिए कथन हमारा 1 गलत है। कथन नंबर 2 है एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमे के भार को कम करने में सहायता करता है। ये बिल्कुल सही है। एनजीटी का गठन ही किया गया था जो पर्यावरण से संबंधित मामले हैं उनका तीव्रता से निपटारा करने के लिए और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमे के भार को कम करने के लिए। इसलिए एनजीटी का जो यह उद्देश्य बताया गया है कि एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमे के भार को कम करने में सहायता करता है, इतना बिल्कुल सही है। और सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है और देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। सीपीसीबी का जो उद्देश्य है वो है झरनों, नदियों, कुओं इन सभी की सफाई को प्रोत्साहित करना और देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना। इसलिए कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है। ऑप्शन है ए, यह धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ऑप्शन बी, यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय यानी मिनिस्टीरियल बैठक है। ऑप्शन सी, यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी का सम्मेलन है। और ऑप्शन डी, यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, जिसे आयोजित किया गया था वर्ष 2012 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में। इसलिए इसे नाम दिया गया था Rio+20 सम्मेलन। Rio+20 सम्मेलन कहा गया था क्योंकि इसका आयोजन किया गया था जो वर्ष 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था उसकी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए फिर से 2012 में Rio+20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसलिए इसे नाम दिया गया था Rio+20 सम्मेलन, क्योंकि ये 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ थी। तो ये क्या था? ये था धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? ऑप्शन है ए, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। ऑप्शन बी, माल के भौगोलिक उपदर्शन यानी रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और ऑप्शन डी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972।
किसके तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन कमेटी का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन कमेटी का गठन किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं, यानी इनमें से कौन कौन से प्रावधान हैं जो संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें संरक्षण कृषि क्या है, तो संरक्षण कृषि की वह पद्धति है जिसमें जो कृषि उत्पाद है उसकी लागत तो न्यूनतम हो, लेकिन उसका लाभ, उसका जो आउटपुट हो वो अधिकतम हो और वो टिकाऊ हो, तो उसे कहते हैं संरक्षण कृषि। संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं इसमें एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, ये इसमें नहीं आता है। संरक्षण कृषि में शामिल किया जाता है न्यूनतम जोत को अपनाना। न्यूनतम जोत को अपनाने से जो मिट्टी की उर्वरता है वो बनी रहती है, तो न्यूनतम जोत को अपनाना ये संरक्षण कृषि के अंतर्गत आता है। बागानी फसलों की खेती का परिहार, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। नंबर 4 है मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग, ये भी संरक्षण कृषि के अंतर्गत आता है। मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का जो उपयोग किया जाता है ये संरक्षण कृषि के अंतर्गत आता है, और इससे मृदा की उर्वरता, मृदा में नमी, यानी अगर मृदा को फसल अवशिष्ट से ढक दिया जाता है तो मृदा की नमी बनी रहती है। नंबर 5 है स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण और फसल आवर्तनों को अपनाना, ये भी संरक्षण कृषि के अंतर्गत आता है। जब फसल चक्र को अपनाया जाता है, फसल अनुक्रमण मतलब फसल चक्र को अपनाना, फसल चक्र को अपनाने से जो मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है वो पूरी हो जाती है, तो ये भी संरक्षण कृषि के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा 2, 4 और 5, ये संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 2, 4 और 5 संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। और आज के क्वेश्चन आपको थोड़े से हार्ड लग सकते हैं, लेकिन यूपीएससी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर्यावरण से इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आप पेशेंस बनाकर वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको कोई पॉइंट लगे तो आप उसे अपने नोट भी कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।